नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात शुरू करने वाले हैं सबसे प्रतीक्षित टॉपिक या यूं कहिए कि भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम को यदि हम देखना चाहें तो पट्टाभी सीतारामैया या वीर सावरकर की नज़र में 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। और उसके बाद से ही काफ़ी चीज़ें इस तरह से हुई कि ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों की नाराज़गियाँ बढ़ती चली गई। अगर आप ये कहें कि 1857 की क्रांति वो पहला उदाहरण है जहाँ पर हम संगठित हुए, या यूँ कहिए कि वो पहला उदाहरण है जहाँ पर लोगों के सामने अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की जो ख़राब पॉलिसीज़ हैं वो आ गई, लोगों के सामने ख़राब पॉलिसीज़ आ गई कि अंग्रेज़ किस तरह से हमारा दमन कर रहे हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो पहला फ्रेम आप मान सकते हैं। परंतु एक ऐसा दौर आया जहां 1857 के बाद, जहां पर रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया और ब्रिटिश संसद को शक्तियां दे दी गई, वहाँ से स्वतंत्रता की एक ऐसी स्थिति निकल कर आई जहाँ पर लोगों के मन में ये विचारधारा लगातार पनपती रही कि किस तरह से हम स्वतंत्रता संघर्ष की ओर जा सकते हैं और अंग्रेज़ों के इस शासन से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका अंग्रेजी शिक्षा की भी रही। अंग्रेजी शिक्षा यदि ना होती तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कैसे लड़ पाएंगे ये हमें पता ही नहीं लग पाता। बहुत सारी क्रांतियाँ विश्व में हुई, उनके बारे में जो डिटेल्स थी वो इंग्लिश बुक्स में थी, वो हमने पढ़ी। हमारे जो शिक्षित उच्च वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग था, उन लोगों ने जो पढ़ा, उसके आधार पर एक पृष्ठभूमि तैयार की गई जिसके आधार पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। 1857 की क्रांति के बाद की स्थितियाँ देखें तो मुसलमानों का बहुत दमन किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर के पास था। तो मुसलमानों का षड्यंत्र जो आउटरम ने कहा, तो उससे ये तय होता है कि मुसलमानों का दमन किया जाए। और जब मुसलमानों का बहुत अधिक दमन हुआ तो सर सैयद अहमद खां जैसे लोग एक फ्रंट में निकल कर आए और उन लोगों ने ये देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था, पर ज़्यादा नुकसान किसको भुगतना पड़ा, तो मुसलमानों को भुगतना पड़ा। इस वजह से सैयद अहमद खां मुसलमानों को एक अलग दिशा में, एक शिक्षित वर्ग में बदलने की ओर चल पड़े और उनका पूरा का पूरा रुझान इस तरफ चला गया कि अब मुसलमानों को अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें स्वतंत्रता के तौर पर वही मुस्लिम शासन तो मिलने वाला है नहीं। और जब ऐसी स्थिति है तो अंग्रेज़ों के पक्ष में रहने का ये फ़ायदा होगा कि वो यहाँ अल्पसंख्यक की भूमिका में नहीं होंगे, यहाँ एक शिक्षित वर्ग डेवलप होगा मुसलमानों का और वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएगा, चाहे भारत स्वतंत्र रहे या भारत गुलाम रहे। तो मुसलमानों की स्थिति यहाँ पर इस तरह से विकसित हुई। विलय की नीति को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि यदि विलय की नीति कंटिन्यू की गई तो इस तरह के और विद्रोह होंगे। उसके अलावा जागीरदारों को पुरानी जागीरदारी प्रथा लौटा दी गई ताकि वो भी सेटिस्फाई रहें। और कुल मिलाकर बात यह है कि सभी वर्गों को एक प्रारंभिक संतुष्टि देने की कोशिश की गई। और जैसा कि हम लोग कांग्रेस की स्थापना के संबंध में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे सेफ्टी वालों के रूप में, एक तड़े चालक के रूप में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई कि कभी भी एक ऐसा जन आक्रोश निकल कर नहीं आए जिसकी वजह से फिर से 1857 जैसी क्रांति रिपीट हो जाए। आप लोग जितना जानते हैं, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1946 में एक बार फिर सैनिक विद्रोह के दर्शन हमने किए थे और उस सैनिक विद्रोह से अंग्रेज बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो वो स्थिति वो चाहते नहीं थे, परंतु जब ऐसी स्थितियां रिपीट होने लगी तो उन्हें लग गया था कि अब भारत में ज़्यादा दिन तक उनका रहना संभव नहीं होगा। अब यहाँ जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात को शुरू करें तो वहाँ पर बैकग्राउंड में कांग्रेस है और कांग्रेस के जो नेतृत्व है, इस समय मैं बात करूँ तो कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो उदारवादियों के पास है। और यहाँ पर दोनों की भूमिका बहुत अधिक है, उदारवादियों की भी और उग्रवादियों की भी, और दोनों अपने अपने स्तर पर भारत को स्वतंत्रता और स्वशासन दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। आप एक तरफा ये नहीं कह सकते कि उग्रवादियों का या अतिवादियों का ज़्यादा योगदान रहा, दोनों का बराबर योगदान है। कांग्रेस में आरंभिक तौर पर उदारवादियों ने अपनी भूमिका निभाई, फिर उग्रवादियों ने अपनी भूमिका निभाई, और दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही अंग्रेज़ों को विभिन्न मांगों के साथ
इस तरह की स्थिति में ला दिया गया कि उन्हें भारतीयों की मांगों को धीरे धीरे मानना पड़ा। तो यहाँ पर हम शुरू करें तो सबसे पहले ये देखें कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हमें देखने को मिलती है 1857 के बाद भी। और एक व्यक्ति के नाम से यहाँ स्टार्ट करूँ मैं कि बम्बई के एक व्यक्ति का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रामोसी विद्रोह में इनकी एक क्रांतिकारी भूमिका हमें देखने को मिलती है। वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, और इन्हें यूं कहिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक माना जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक किसे माना जाता है, तो बम्बई या महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनकी भूमिका मुख्य रूप से मानी जाती है 1879 के आसपास, 1879 के आसपास। और यदि हम ये कहें कि इस तरह की गतिविधियों के लिए एक क्रांतिकारी संगठन कब बना, तो देखिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन नहीं है। यहाँ पर एक क्रांतिकारी संगठन की बात भी की जानी चाहिए जिसकी स्थापना पूना में हुई, अर्थात वही बम्बई का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है। और इस पूना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी संगठन बना, व्यायाम मंडल। इसे भारत का प्रथम क्रांतिकारी संगठन स्वीकार किया जाता है और इसकी स्थापना 1896-97 में हुई। ठीक है, इस संगठन का क्या अभिप्राय है? इस संगठन के माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जहाँ पर भी अंग्रेज अपनी पॉलिसीज से भारतीयों को परेशान करें, भारतीयों की मांगों को नहीं माने या गलत न्याय दें या भ्रष्टाचार युक्त व्यवहार करें, शासन करें, तो फिर उन अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की जाएं, उनका दमन किया जाए, जिससे अंग्रेज बल के कारण, उस डर के कारण सही निर्णय लें और भारतीयों के पक्ष में अपनी नीतियों को बनाएं। तो व्यायाम मंडल की जो स्थापना हुई, इसमें दो भाइयों की मुख्य भूमिका रही, और वो भाई कौन से हैं? दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों भाइयों ने ऐसी एक पहली क्रांतिकारी घटना भी संपादित की, और आप लोगों ने सुना होगा ये घटना जो थी ये पूना में ही संपादित की गई, जहां पर प्लेग से संबंधित अव्यवस्थाओं के कारण प्लेग फैलता था। ब्रिटिश नीतियां इस तरह से सकारात्मक नहीं थी कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों के हित में कुछ ज़्यादा प्रयास करें। तो इस वजह से पूना में प्लेग हुआ, और उस प्लेग से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उनसे असंतुष्ट होकर इन दोनों भाइयों ने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, रैंड और आयस्ट। इन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और ये घटना 1897 में संपादित हुई। और ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली प्रमुख क्रांतिकारी घटना रही, जिसमें दो भाइयों ने एक ऐसी भूमिका निभाई जो क्रांतिकारी स्वरूप को जन्म देने वाली थी, और ये क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से संभव हुआ जो व्यायाम मंडल के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो पूना में ये घटना जब संपादित हुई तो पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं उस समय तक धीरे धीरे भारत में बहुत सारे समाचार पत्रों का अस्तित्व था। और जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद लिटन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों को बाधित करने की कोशिश की, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा मुखर होकर ये समाचार पत्र अंग्रेज़ों की गलत नीतियों को प्रकाशित करने लगे। और यहाँ पर इस घटना के प्रकाशन से बहुत सारे लोगों में इस बात की जागृति आई, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ से ये क्रांतिकारी स्वरूप जो है वो आगे बढ़ गया, और इस क्रांतिकारी स्वरूप को बल देने वाले बहुत सारे लोग यहाँ उपलब्ध थे, जैसे तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। तो इन सब लोगों ने आगे बढ़कर इस तरह की घटनाओं को सपोर्ट किया, प्रचारित किया और अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का विरोध किया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फैक्चुअल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और घटनाओं की और कुछ और संस्थाओं की बात हम लोग जारी करते हैं। देखिए, इसके बाद 1899 में, 1897 के बाद हम बात करें, 1899 में वीर सावरकर
वीर सावरकर का नाम हम लोगों ने सुना है। वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया मित्र मेला, और यदि आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो संगठन हैं कहीं ना कहीं बम्बई के क्षेत्र में ही अवस्थित हैं। इन्होंने ये नासिक में इस संगठन की स्थापना की, और यही संगठन 1904 में जाकर इसे एक नया नाम मिला, और ये जो नाम था ये था अभिनव भारत। अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का भी निर्माता कौन है? वीर सावरकर ही है। तो मित्र मेला नाम का संगठन बनाया गया नासिक में। प्रश्न पूछा जाता है कहाँ बनाया गया, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई। और यहीं मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ वीर सावरकर के बारे में। इन्होंने बहुत योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक दौर में। ये सहयोगी रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के। श्यामजी कृष्ण वर्मा के जो इंडिया हाउस था उसका नेतृत्व इन्होंने संभाला था, और इन्होंने ये जो संगठन बनाए ये गुप्त संगठन के रूप में थे। जैसे हम मैजिनी के बारे में पढ़ते हैं इटली में, यंग इटली जो संगठन उन्होंने बनाया था, उसी तरह का संगठन ये बनाया गया था। और इस संगठन के साथ ही इन्होंने मैजिनी की जीवनी को लिखा, और उस जीवनी को जब भारतीय भाषाओं में लिखा गया तो भारतीय लोगों को उससे बड़ी प्रेरणा मिली, और इनकी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इन्हें गिरफ्तार करके लंदन से लाया जा रहा था, फ्रांस से लाया जा रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने जहाज़ से कूदकर अपने आप को बचाने का प्रयास भी किया, परंतु ये बच नहीं पाए, और बाद में इन्हें निर्वासन की काले पानी की सज़ा दे दी गई। तो वीर सावरकर का बड़ा योगदान रहा, और यहाँ पर आपको अभिनव भारत के नाम से इस संस्था का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 1899 के बाद, ये तो बीच में हमने अटैच कर दिया, 1899 के बाद क्या ये बम्बई से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां विकसित हुई? तो आपको बताएं 1902 में बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियों की या क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत होने लगी, और यहाँ पर जो एक समिति बनी, अनुशीलन समिति, ये बंगाल की प्रथम ऐसी संगठित समिति मानी जाती है जिसका स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य योगदान देखने को मिलता है। अब अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रमथ मित्रा, पुलिनदास, प्रमथ मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र बसु। तो ये वो संगठन है जिसने बंगाल में एक प्रचार प्रसार किया, एक ऐसा संगठन जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया, और जिसके आधार पर आगे की घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो इस तरह की स्थिति हमें 1905 से पहले देखने को मिलती है। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं बुक्स में तो 1905 से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य कहानी को हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है। यहाँ पर हम 1905 से पहले क्या हुआ की बात कर रहे हैं। अब 1905 में हम देखेंगे कि किस तरह से बंगाल का विभाजन एक मुद्दा हो जाएगा, कैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा का मुख्य योगदान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा अटैच कर लेना है कि इस अनुशीलन समिति को बाद में पुनर्गठित किया गया। ये तो स्टार्टिंग में बनी थी तो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाई, परंतु बाद में जब इसे पुनर्गठित किया गया तो उसके अंदर योगदान माना जाता है वारिंद्र घोष का, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो आप इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो इन लोगों ने की। और ये कहा जाए कि अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किसने किया, तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। और सबसे ज़्यादा प्रचार यदि हम कहें कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का या भारतीय स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए किसी ने किया है तो वो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया है। अब देखिए 1905 में हम जब पहुँचे तो क्या स्थितियां हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 1905 की गतिविधियों को लंदन लिए चलते हैं आपको, और लंदन में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा की भूमिका
यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक संस्था बनाई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये होम रूल लीग नहीं है। 1916 में जो एनी बेसेंट और तिलक ने बनाई वो होम रूल लीग थी, वो आयरलैंड से प्रभावित थी। यहाँ पर जो बनाई गई लंदन में एक संस्था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो बनाई वो इंडियन होम रूल सोसाइटी है। और इस इंडियन होम रूल सोसाइटी ने यहाँ पर एक ऐसा संगठन बनाया जिसे कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्टल बनाया, जिस हॉस्टल में भारत से जाने वाले, भारत से लंदन में शिक्षा के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने की व्यवस्था की गई। उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया गया, उकसाया गया और उनके माध्यम से भारत में हथियार भेजने और सुविधाएं भेजने की कोशिश की गई कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी जा सके। तो ऐसा एक जो मैं कह रहा हूँ हॉस्टल बनाया गया या एक ऐसा संगठन यहाँ पर बनाया गया, उसे कहा गया इंडिया हाउस। बहुत फेमस है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इंडिया हाउस 1905 में बनाया गया। किसने बनाया ये बनाया श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। और अपनी समस्त गतिविधियों को इन्होंने जो प्रचारित प्रसारित किया वो एक पत्र के माध्यम से किया और उसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उसका पत्र का नाम आपको ध्यान रखना है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये एक पत्र है जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रचार प्रसार लंदन में किया है। तो अगर आपसे संगठन पूछा जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से इन्होंने एक पत्र निकाला और इस पत्र के माध्यम से इन्होंने अपनी इस तरह की गतिविधियों को प्रचारित किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, भारत में स्वशासन को, उसकी स्वशासन की बातचीत को बल मिल सके, प्रचार मिल सके, लोगों का समर्थन मिल सके। यहाँ पर जो भारतीय रह रहे थे उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, अस्त्र शस्त्र खरीदे गए और उन स्टूडेंट्स के माध्यम से भारत में पहुँचाने का प्रयास किया गया। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का बड़ा योगदान रहा। हालांकि ये इसके बाद 1906 में पेरिस चले गए और पेरिस में भी आप लोग सुनते हैं मैडम भीकाजी कामा का कंट्रीब्यूशन सुनते हैं हम लोग, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में माता का दर्जा दिया गया। तो पेरिस में चले गए और वहाँ पे भी इन्होंने अपने गतिविधियों को जारी रखा। जब ये पेरिस चले गए तो 1906 में इस इंडिया हाउस का सारा दारोमदार जो है वो वीर सावरकर पर आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वीर सावरकर को यहाँ पर नेतृत्व मिला और जब वीर सावरकर को नेतृत्व मिला तो इन्होंने भी इंडिया हाउस की इन सभी गतिविधियों को बढ़ चढ़कर चलाया, आगे बढ़ाया। और इसी स्थिति में इन्होंने यहीं पर मैजिनी की उस जीवनी को लिखा। मैजिनी से बड़े प्रभावित थे। आपको बताएं, मैजिनी से वीर सावरकर भी प्रभावित थे और लाला लाजपत राय भी अपना राजनीतिक गुरु मैजिनी को मानते थे। ठीक है। और मैजिनी बड़ी विशिष्ट भूमिकाएं, जब आप इटली के बारे में पढ़ते हैं, इटली के एकीकरण में बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक जागरण का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान किसका था? मैजिनी का था। तो उससे प्रभावित थे वीर सावरकर भी और वीर सावरकर की गतिविधियों की वजह से ही इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने काले पानी की सज़ा दे दी। ठीक है। और जब इन्हें काले पानी की सज़ा दे दी गई तो फ्रांस से आते हुए वो जहाज़ से कूद गए। हालांकि इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से वीर सावरकर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हम लोग देखते हैं। तो ये लंदन की जो स्थिति है इसका भारत में भी प्रभाव पड़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 1905 से ही एक गति प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक दो फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वीर सावरकर जिस जहाज़ से कूदे थे उसका नाम एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो SS मोरिया नाम का ये जहाज़ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और वो है बंगाल का विभाजन। देखिए, बंगाल का विभाजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना, आरंभिक घटना, जिसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का
एक ढांचा स्थापित होगा। देखिए कुछ इस तरह की स्थिति बंगाल की। और जब हम बंगाल के विभाजन को पढ़ने की बात करेंगे तो पहले हमको ये समझना होगा कि बंगाल का उस समय मतलब क्या है। तो बंगाल का मतलब है उस समय बिहार प्लस पश्चिम बंगाल, जो आज की तारीख में जिसे हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, प्लस बांग्लादेश और उड़ीसा। ये सारे क्षेत्र शामिल हैं किसमें, उस समय के बंगाल में। हाँ, आपको ये और बता दें कि जो असम का क्षेत्र है ये इससे ठीक पहले मतलब 1874 में अलग हो गया था। असम को यहाँ से अलग कर दिया गया था, परंतु अब जो संयुक्त बंगाल है उसके अंदर इतने सारे क्षेत्र समाहित हैं और इन सारे क्षेत्रों के अंदर लगभग भारत की 1/4 जनसंख्या उस समय स्थित थी। और अगर मैं इस संख्या को बताने की कोशिश करूं तो लगभग 7 करोड़ 85 लाख की ये जनसंख्या है। और अब लॉर्ड कर्जन जो हैं वो इस समय वायसराय हैं। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से इतने बड़े बंगाल का शासन संचालित करना संभव नहीं है और इस वजह से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। अब 2 भागों में बांटने का मतलब क्या है कि एक भाग में मुसलमानों को मुख्य स्थिति में रखने की कोशिश की गई और एक में हिंदुओं को मुख्य स्थिति में रखने की कोशिश की गई। जो पश्चिम बंगाल था, आज की तारीख में भी वही पश्चिम बंगाल है मुख्य तौर पर, उसमें हिंदुओं की स्थिति ज़्यादा है, जबकि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी और पूर्वी बंगाल की ढाका। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज भी ये विभाजन लगभग यही है कि जो जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उस बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और पश्चिम बंगाल की राजधानी अब भी कोलकाता है। तो इस तरह से डिवीज़न किया गया। मुख्य धारणा जो थी, मुख्य जो विचार था वो यही था मुख्य विचार यही था कि हम ये चाहते हैं, अंग्रेज ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ चढ़कर आ रही थी, या यूं कहिए कि बौद्धिक जागरण सबसे ज़्यादा बंगाल में ही हुआ। आप राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, आप विवेकानंद को देख लीजिए, इस तरह के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा, तो बंगाल अपने आप में एक हब के तौर पर था। और अंग्रेज अपनी मुख्य स्थिति, देखिए बंगाल में ही अंग्रेज़ों की प्रारंभिक स्थिति मजबूत हुई थी, अपनी मुख्य स्थिति के क्षेत्र में इस तरह के जागरण को नहीं चाहते थे। तो वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल पा रही है, शासन चलाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए डिवीज़न कर दिया गया। परंतु जो मूल कारण था वो अंग्रेज़ों का, वो भारतीयों में फूट डालना था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। हम यदि इस बंगाल के विभाजन की परिस्थितियों को देखने का प्रयास करें तो दिसंबर 1903 में ही इसकी एक प्रारंभिक घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल को आगे जाकर विभाजित किया जाएगा। और यदि मैं इसको फैक्चुअल लेके जाऊं तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की और 20 जुलाई 1905 को इस बंगाल के विभाजन की वास्तविक उद्घोषणा कर दी गई कि अब बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये कि ये लागू कब हुआ, तो आपको बताएं 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ और इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाने का मतलब ये है कि बंगाल के लोग जो हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है, वो अप्रसन्न है, इसलिए शोक दिवस मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के कथन पर यहाँ पर राखी बंधन दिवस मनाया गया। राखी बंधन दिवस मनाने का मतलब ये है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बांधी कि हम हमारी एकता को टूटने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये घोषणा कर दी गई, बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया गया। और इस विभाजन के बारे में भारतीयों का जो मत है वो बिल्कुल एक स्वर में, मुख्य रूप से हिंदुओं का जो मत है वो एक स्वर में ये था कि बंगाल का विभाजन गलत तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने हित में किया था। यहाँ पर मैं आपसे बात करते हुए ये बता दूँ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये कहा कि ये जो विभाजन था ये वज्र की तरह हमारे सिर पर गिरा। और यहाँ पर अंग्रेज़ों की अवधारणा को
यदि देखने की कोशिश करें तो रिसले की एक परिभाषा बड़ी फेमस है। रिसले ने ये कहा कि जो संयुक्त बंगाल है वो बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, इस परिभाषा को ध्यान रखना है। रिसले ने ये कहा कि संयुक्त बंगाल जो है ये बहुत बड़ी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं, हम यदि इसे विभाजित कर देते हैं तो जो राष्ट्रवाद की भावना भारत में और बंगाल में विकसित हो रही है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, उसे हम तोड़ सकते हैं। तो इस परिभाषा से ही आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अंग्रेज भारत में बंगाल को विभाजित करने के पीछे पड़े हैं। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा कि जब हिंदू और भारत के मुख्यतः लोग बंगाल विभाजन का विरोध करने लगे तो मुसलमानों को ये लगा कि हमको पहली बार एक क्षेत्र मिला है। देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करें, अब तक जहाँ भी इलेक्शंस होते थे, जो भी तरह की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जिसे हम प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानसभाएं बोलते हैं, वहाँ पर हिंदुओं का प्रमुख स्वरूप रहता था, हिंदू मुख्य स्थिति में रहते थे और मुसलमानों को आमतौर पर चुनाव जीतने में दिक्कत होती थी। और जब मुसलमानों को एक अलग क्षेत्र मिल रहा था तो वो बड़े खुश थे कि कम से कम एक क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर हम चुनाव लड़के जीतेंगे और हमारी भी भारतीय परिदृश्य में कहीं एक मुख्य भूमिका होगी। तो मुसलमान मुख्य रूप से संतुष्ट हैं इस बात से कि बंगाल का विभाजन हुआ, परंतु हिंदू इस बात से रुष्ट हैं, नाराज है। और यही वो कारण हुआ जिसकी वजह से मुसलमान ये कहते हैं कि पहली बार हमें एक ऐसा स्टेट मिलता है जहां पर हम चुनाव जीत सकते हैं और हिंदू इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदू हमें शासन में भूमिका देना ही नहीं चाहते, तो हम भारत में हिंदुओं के साथ क्यों रहें। तो ऐसी स्थिति डेवलप की गई और करजन ने पूरी तरह से कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। और उसी का उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बंगाल विभाजन वो पहली घटना है जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में दरार आ गई। और इसमें सैयद अहमद खां जैसे लोग जो कट्टरपंथी हो गए थे, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति पहले से डेवलप कर दी थी कि बंगाल के विभाजन का समर्थन मुसलमान कर रहे थे परंतु हिंदू नहीं कर रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ पर विकसित हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आई और इसमें जो मुख्य पत्र जिन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया वो आपको देखने हैं, हितवादी था, संजीवनी था, इस तरह के पत्र थे जिन्होंने, उदारवादियों के पत्र हैं जिन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। बंगाली है इसी में, फैक्चुअली हम देखें इस चीज़ को तो ये बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आ गया। ठीक है, अब इस बंगाल विभाजन के विरोध में क्या स्थिति निकल कर आएगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां स्वदेशी आंदोलन जो आजकल बहुत बर्निंग रहता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन अस्तित्व में आया और उसका किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, किस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इस समस्त के बारे में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।